मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। अब स्टार्टिंग आपने 10th में करी होगी, इसमें जो टॉपिक्स हैं, आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा जिसका नाम था 10th में ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। याद है किसी को? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड बेसिकली एक साइंटिस्ट था और उसने ये डिस्कवर किया था कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो उस वायर के अराउंड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि आपके पास अगर एक वायर है, एक हम सेटअप बनाएं, ये वाला सेटअप आपने 10th क्लास में देखा होगा। ठीक है, बेसिकली क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है और इसके बीचों बीच मैंने क्या लगा दिया, कार्डबोर्ड लगा दिया। क्या लगा दिया गया? एक कार्डबोर्ड, ये इस तरीके से, और बीच में क्या जा रही है, एक करंट कैरिंग वायर जा रही है। ठीक है, और इस कार्डबोर्ड में मैंने आयरन फिलिंग्स डाल दिए। क्या डाल दिया? आयरन फिलिंग्स। अब जैसे ही मैंने करंट पास किया तो वो आयरन फिलिंग्स कैसा शेप ले लेती थी? कंसेंट्रिक सर्कल्स का। किसका? कंसेंट्रिक सर्कल्स। यही चीज हमने पढ़ी थी 10th में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आयरन फिलिंग्स मूव कर रही हैं तो यहाँ पे एक फील्ड है जो कि को क्या लगा रही है, आयरन फिलिंग्स को क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो यहीं से क्लियर हुआ था कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड क्या बनती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सिंपल है। क्या क्या बताया मैंने, किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड क्या बनती है, एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या था? मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाते थे, किसी को याद है 10th में? बी से रिप्रेजेंट करते थे। किससे रिप्रेजेंट करते थे? बी से। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती थी? इसकी एसआई यूनिट होती थी टेस्ला। क्या होती थी? टेस्ला। तो फिलहाल हमने 12th का कुछ नहीं पढ़ा, हमने केवल 10th का पढ़ा है। और 10th में हमने ये पढ़ रहा था कि कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो करता है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। उसको प्रूफ करने के लिए हम कोई भी वायर ले सकते हैं, उस वायर के अराउंड हम क्या डाल सकते हैं, आयरन फिलिंग्स, लोहे का चूरा। और जैसे हम करंट पास करेंगे तो आयरन फिलिंग्स मूव करेगी। अब आयरन फिलिंग्स मूव करिए मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है बी और इसको डिनोट करता है किससे, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, टेस्ला होती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो ये तो 10th का हो गया। अब आ जाते हैं हम 12th के टॉपिक्स पे। किस आ जाते हैं? 12th के टॉपिक्स पे। तो 12th का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है, क्या नाम है, कोई बताएगा? बायट सर्वेट लॉ। क्या नाम है? ठीक है, अब देखो कोई भी चीज फिजिक्स में अगर लॉ होती है ना, लॉ मतलब होता है नियम। मतलब ये डेरिवेशन नहीं है, एक नियम है। क्या है? नियम है। और नियम को एज इट इज याद कर लेते। ओम्स लॉ की डेरिवेशन नहीं थी, वो आर को फाइंड करने की डेरिवेशन थी। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? ओम्स लॉ तो नियम था कि अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, वैसे ही कूलम्स लॉ आपने पढ़ा होगा। कूलम्स ने भी तो यही बोला था कि दो चार्ज को अगर बढ़ाओगे तो उनके बीच का फोर्स बढ़ेगा। लॉ मतलब थ्योरी और थ्योरी मतलब नियम, नियम मतलब उसको एज इट इज याद करना है। तो बायर सेडोवेट लॉ कुछ नियम बताएगा, उस नियम को आपको एज इट इज याद करना है बिना उसको क्वेश्चन पूछे। लॉ मतलब क्या है? नियम। ठीक है, अब उसने क्या नियम बताया उसको समझते हैं। देखो, उसने बोला अगर आपके पास एक वायर है कैसे भी शेप की और उस वायर के अराउंड क्या है, उस वायर में क्या है, करंट है। क्या है? करंट है। तो इस वायर के अराउंड क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड। ये तो ऑलरेडी 10th में पता चलेगा था। बाइट ने बस ये बोला कि अगर इस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम निकालेंगे कैसे। उसके लिए बाइट ने अपना नियम दिए थे। बाइट ने क्या दिया था? अपने नियम दिए थे। ये बात समझ में आई? उसने क्या नियम दिए? उसने बोला कि सबसे पहले पूरी वायर को आपको लेना ही नहीं, वायर का एक छोटा सा हिस्सा लेना है आपने। क्या लेना? वायर का एक छोटा हिस्सा जिसको हम बोलेंगे डीएल। क्या बोलेंगे हम? डीएल। ठीक है, अब डीएल का मतलब होता है करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? करंट एलिमेंट। मतलब मैं पूरी वायर नहीं ले रहा, मैं बस वायर का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। इसको कहीं कहीं पे करंट एलिमेंट भी बोल देते, कहीं कहीं पे लेंथ एलिमेंट भी बोल देते, दोनों उसी के नाम है। तो मैंने वायर का क्या लिया? छोटा सा हिस्सा। अब इस छोटे से हिस्से की वजह से मुझे मान लो किसी भी रैंडम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस छोटे से हिस्से की वजह से मुझे क्या करना है? किसी भी रैंडम पॉइंट पे क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो, मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे मैं क्या निकाल रहा हूँ?
मैग्नेटिक फील्ड निकालो। क्या निकालो? मैग्नेटिक फील्ड। तो बायट ने बोला कि इस पूरी वायर के छोटे से हिस्से की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी छोटी सी होगी। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? डीबी से। तो डीबी क्या है यहाँ पे? एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल। किसकी वजह से? डीएल की वजह से एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, अब इस डीएल और इस बी के बीच में एक डिस्टेंस भी होगा, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? आर से। तो आर क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन डीएल एंड पॉइंट, इसको मान लेते कुछ पॉइंट पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पॉइंट पी, जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालता है। अब ये जो डीएल है, ये जो पॉइंट है पी, ये सीधे सीधे तो है नहीं, इनके बीच में एक एंगल भी बनेगा। इस एंगल को क्या बोलेंगे हम? थीटा। क्या बोल देंगे हम? थीटा। तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन किस किस के बीच में? डीएल एंड आर। ठीक है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो बायट ने क्या नियम दिया? बायट ने नाम दिया कि ये जो डीबी होगी ना, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगी? किस पर डिपेंड करेगी? सबसे पहली चीज बताओ, अगर इस डीएल एलिमेंट से, इस वाली वायर से अगर करंट ज्यादा जाएगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा नहीं होगी? ज्यादा होगी। अगर करंट की वैल्यू बढ़ा दो तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। तो उसने बोला डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। करंट बढ़ाओ तो बढ़ जाएगा। अगर इस लेंथ एलिमेंट को, जो कि मैंने छोटा से लिया, इस लेंथ को एलिमेंट को बड़ा करते जाओ और बड़ा करते जाओ, तो इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्योंकि अभी छोटा सा करंट है ना, केवल इतने से हिस्से की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन इतना लोगे तो यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ होगी, फिर तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी ना। तो इसलिए डीएल को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। ठीक है, एक और चीज उसने बोली बायट ने कि अगर ये जो डीएल था और आपने जो पॉइंट लिया यहाँ पे लिया, अगर ये पॉइंट आपने बिल्कुल सामने लिया होता, बिल्कुल इसके सामने लिया होता, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती इंस्टेड ऑफ यहाँ पे। किसी भी लेंथ एलिमेंट की वजह से उसके साइड वेज में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती इंस्टेड ऑफ ऊपर या नीचे। और ये चीज आपने 10th में करी हुई थी। 10th में जब हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे, हम कैसे बनाते थे? ऐसे ही बनाते ना, कंसंट्रिक सर्कल्स, और वो पैरेलली ड्रॉ होते थे। जो भी वायर ली थी उसके अराउंड ऐसे ऐसे ड्रॉ होते थे। मतलब इस वाली पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? इसके अराउंड होगी। हम ऐसे नहीं बनाते थे, ऊपर नहीं होते, उसके जस्ट क्या होती है? सामने होती है, इधर और इधर। ये बात समझ में आई? तो बायट ने ये भी बोला कि डीएल की वजह से सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? उसके जस्ट सामने। मतलब कितने डिग्री पे? जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और ठीक यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो मेरे को एक एंगल लेना था कि एंगल पे भी डिपेंड कर रही है, सामने ज्यादा है, ऊपर कम है, और कितने डिग्री पे सबसे ज्यादा है? 90 डिग्री पे। अब कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो 90 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है? साइन। क्योंकि कॉस 90 होता है जीरो, कॉस तो 90 पे जीरो बोल देगा, तो वो बोल देगा भैया मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। लेकिन साइन बोलेगा कि नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ उसने बोला कि डीबी और किस पे डिपेंड करेगा? साइन थीटा पे। जितना एंगल 90 की तरफ होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, जितना एंगल 0 की तरफ होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती जाएगी? 0 होती जाएगी। ठीक है, अब चौथा उसने बोला कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस की। होगी कि नहीं? आप खुद सोचो। अभी मैंने पॉइंट यहाँ लिया, अगर ये पॉइंट को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी या घटेगी? अरे घटेगी। जितना आप दूर जाओगे इतनी कम होगी। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते थे? इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते थे? इनवर्स। तो बेसिकली ये तीन रिलेशन तो कौन से वाले हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले। ठीक है, और ये कैसा हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? डायरेक्टली इनवर्सली। अब अगर इन सारे ही फैक्टर्स को मैं कंबाइन कर दूं, क्या कर दूं? कंबाइन कर दूं तो डीबी क्या जाएगा? तो बताने जरा। आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आगे पढ़ो। ठीक है, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैं यही बना दूं तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सही? देखो, अगर मान लो ये एक वायर है, फिर से डीएल ले लेते हैं, ये भी एक वायर है, यहाँ पे एक डीएल ले लेते हैं, यहाँ पे भी पॉइंट आर पे ले लेते हैं, यहाँ भी पॉइंट आर पे ले लेते हैं, दोनों में एंगल भी हम सेम बना देते हैं। बस एक चीज का फर्क कर देते हैं कि यहाँ पे बीच में ना कुछ मैं मीडियम डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ? मान लो एक वुड का पीस डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई भी चीज नहीं डाल रहा। क्या दोनों में मैग्नेटिक फील्ड सेम होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से तो सेम ही होगी, क्योंकि दोनों ही केस में आई भी सेम है, डीएल भी सेम है, थीटा भी सेम है और आर भी सेम है। तो फॉर्मूले के हिसाब से तो वैल्यू क्या आएगी? मतलब या तो फॉर्मूला गलत है या फिर हमारी जो अजप्शन है वो गलत है। फिलहाल हमारी अजप्शन गलत है कि भैया सेम नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, मतलब इस फॉर्मूले को क्या करना पड़ेगा हमको, करेक्ट करना पड़ेगा, मतलब उल्टा बोल दिया, फॉर्मूला गलत है, अजप्शन सही थी कि दोनों में मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो उसी के लिए यहां पे मेरे को एक ऐसी चीज लगानी थी जो कि वायर और उस पॉइंट के बीच के मीडियम को भी क्या करे, जस्टिफाई करे। जैसे जैसे मीडियम चेंज होता जाए वैसे वैसे डीबी की वैल्यू भी क्या होती जाए, चेंज होता जाए। तो मतलब मेरे को एक क्या डालना पड़ेगा, मीडियम के लिए क्या डालना पड़ेगा, एक कांस्टेंट। क्या डालना पड़ेगा, कांस्टेंट। जैसे ही मीडियम चेंज करोगे वो कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वही कांस्टेंट के लिए क्या आया, किसी को याद है, कल कराया था मैंने, डी बी आ गया आपका इक्वल टू, पहले के डालेंगे हम, यहाँ आएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर, और यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई थी, हियर के इक्वल टू क्या आई थी, म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसकी वैल्यू क्या आई थी, म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब ये जो म्यू नॉट है इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको हम, परमिएबिलिटी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट आया था ना, इसको क्या बोलते थे हम, परमिटिविटी। यहां पे नाम चेंज हो जाता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या जाएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब तक ये वायर और इस पॉइंट के बीच में कुछ भी नहीं है तब तक कांस्टेंट क्या रहेगा, म्यू नॉट रहेगा। और अब मैं अगर फॉर्मूला बनाऊं तो डीबी का फॉर्मूला क्या जाएगा आपके पास, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर का स्क्वायर। ये फाइनल फॉर्मूला है। अब अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, तो फॉर्मूला भी, मतलब जो डीबी की वैल्यू है वो भी क्या जाएगी, अलग अलग आ जाएगी। और यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, किसी को याद है, 10 की पावर -7। ठीक है, करो इसको बाइट से बैठा। हाँ बोलो, आप कैसे ही बना लो, वो आपकी मर्जी, बस स्ट्रेट नहीं है वो, स्ट्रेट की अलग आएगी डेरिवेशन। तो आपको ये पता होगा ना कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस से कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली। इनवर्स का ग्राफ पता है सबको क्या होता है, अगर आपका कभी ग्राफ आ गया कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा, इनवर्स। इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से। तो आपके नोट्स में ये ग्राफ बना रखा है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आना चाहिए इनवर्स का ग्राफ, ये इसके लिए नहीं किसी भी चीज के लिए आ सकता है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, मैग्नेटिक फील्ड जो हमने निकाली, ये जो हमने बी निकाला, ये बताओ कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड एक कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे पता चला कि एक वेक्टर है या स्केलर है, डायरेक्शन तो जस्टिफिकेशन देता ही है, इसके अलावा जो चीज प्रॉपर्ली जस्टिफाई करता है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है या नहीं करता। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है और एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है, बीच में, ठीक है, बी आर। तो क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसी बायट-सावर्त लॉ की वेक्टर फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, तो हम वो वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है, बस इसको चेंज करके क्या करना है हमको, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सावर्त लॉ। क्या करना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सावर्त लॉ। राइट नाउ हमारे पास क्या फॉर्मूला है बिना वेक्टर फॉर्म के, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। राइट नाउ ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर इसको मेरे को वेक्टर बनाना है तो यहाँ पे मेरे को जिस जिस चीज का, मतलब जो जो चीज यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है उनके ऊपर एक वेक्टर साइन जानना पड़ेगा। और यहाँ पे साइन थीटा भी लिखा पड़ा है। साइन थीटा कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर में दो प्रोडक्ट पढ़े थे हमने, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, दूसरा होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है तो ये किसको फॉलो करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे साइन थीटा हटा के मेरे को क्या डालना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। और दो क्वांटिटी के बीच में क्या डालना पड़ेगा मेरे को, क्रॉस, और उसके साथ उन पे वेक्टर। अब ध्यान रखना ये चीज आएगा ही उसके साथ जो क्वांटिटी वेक्टर्स होंगी। क्या बोला मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट उसी के साथ आता है जो दो क्वांटिटी क्या होंगी। अब मुझे ये बताओ क्या म्यू नॉट यहाँ पे वेक्टर है, नहीं, वो तो कांस्टेंट है। क्या किनेटिक वेक्टर है, नहीं, पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था किनेटिक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। क्या डीएल एक वेक्टर है, हो सकती है, क्योंकि डीएल एक लेंथ है, लेंथ एक डायरेक्शन में, तो डीएल को मैं वेक्टर ले सकता हूँ। अब डीएल के अलावा इस ऊपर न्यूमिनेटर में क्या कोई भी दूसरी क्वांटिटी है जो वेक्टर है, नहीं। तो जब तक ऊपर कोई भी ऐसी क्वांटिटी ही नहीं है तो उसको वेक्टर फॉर्म कैसे बनाऊंगा। तो क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है कि किसी तरीके से ऊपर एक ऐसी क्वांटिटी लाते हैं जो एक वेक्टर हो। क्या हो,
वेक्टर। अब उसी के लिए हमने क्या किया, इसको लिखा डी बी, यहाँ लिखा म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहाँ लिखा आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। बस एक ही चीज कर दी मैंने, मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइड बाय आर। क्या किया ये बात समझ में आई? मैंने जो डिस्टेंस था उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मतलब जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, इसमें जो डीएल बनाया था इसको मैंने वेक्टर बना दिया, और ये जो आर था इसको भी क्या बना दिया मैंने, वेक्टर बना दिया। अब इनके बीच का एंगल आएगा थीटा। तो अब ऊपर दो क्वांटिटी हो गई जिसके पास वेक्टर है, डीएल के पास भी वेक्टर है और आर के पास भी क्या है, वेक्टर। वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब वेक्टर फॉर्म बनाना है तो क्या करेंगे बताओ हम, डी बी वेक्टर, बताओ म्यू नॉट बाय म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट आई लिख दिया 4 पाई, ठीक है, डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर का क्यूब, आर का स्क्वायर आर। तो बताओ यहाँ वेक्टर आ गया, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर, आर का क्यूब। और डी एल क्रॉस आर क्या होगा, डी, अगर इसको मैं सॉल्व भी करूंगा तो क्या आएगा, डी एल आर और क्रॉस हट के क्या जाएगा, साइन थीटा। समझ में आई बात? तो इसी को बोलते हैं हम वेक्टर फॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। क्या है डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड निकाली हमको किसकी वजह से, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल का मतलब है एक वायर है जो किस फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में। किस फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में। क्या ये बात समझ में आती है आपको? बोलो, नहीं तो हमारे पास कुछ ना कुछ तिकड़म। जैसे ये है, एक और वायर गिर गई, ठीक है, जैसे ये है, अभी मैं इसको ऐसा रख दूं तो ये स्ट्रेट वायर हो जाएगी, लेकिन अगर इसी को मैं ऐसा करके घुमा दूं और अब मैं इसमें से करंट को पास करूं, तो केवल अगर आप इतने इतने हिस्से को देखोगे तो ये क्या है, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। अब ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है तो इसमें भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी इसका अराउंड। तो मुझे हर पॉइंट पे नहीं निकालनी, मुझे कहाँ निकालनी, इसके सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। ये इस डेरिवेशन का पर्पस है। तो एक हम सर्कुलर करंट कैरिंग लूप बनाते हैं पहले, ठीक है, ये बिल्कुल सर्कल है और हल्का सा मैं नीचे से मोड़ दूंगा ताकि यहां से मैं क्या लगा सकूं, इसमें एक बैटरी लगा सकूं। बिना बैटरी के तो करंट ही नहीं होगा ना, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। जब आप ऐसा करोगे तो यहां से क्या जाएगा, एक करंट जाएगा और वो करंट वापस आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ करंट है, ये बात समझ में आई? सबसे पहली चीज जो आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी वो ये कि इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, और उसी के लिए दो रूल आपको आने चाहिए। तो पहले हम उस रूल की बात करेंगे, ठीक है। आइडियली आपने 10th में पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। तो दो रूल, पहला रूल है आपका क्लॉक रूल। क्या आपने रूल पढ़ा है, क्लॉक रूल? क्लॉक रूल क्या बोलता था, अगर आपके पास एक गोल वायर है और उसमें इस डायरेक्शन में करंट है, ये कौन सा करंट है पता है, कौन सा करंट है ये, एंटी क्लॉकवाइज, बेसिकली 12 से 11 की तरफ जा रहा है। ये जो करंट है कैसा करंट है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो इस लूप पे ना आपको एस या एन बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, एस या एन। अगर देखो मैं एस बनाऊं तो एस मैच नहीं कर रहा, एस का ये जो है इधर जा रहा है लेकिन करंट कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये एस या एन का ना जो एरो हो मैच करना चाहिए। तो एस तो नहीं बन रहा, क्या बन रहा है, एन बनेगा। एन आपको ऐसा बनाना होता है, एन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है, कर रहा है ना। दोनों एरो कहाँ बन रहे, सेम डायरेक्शन। मतलब जब भी किसी वायर में कैसे करंट फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी ऊपर वाली साइड कौन सा पोल होगी, नॉर्थ पोल होगी। एन मतलब क्या हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। क्या हो गया ये, नॉर्थ पोल। अब मेरे को एक बात बताओ, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है या नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड जाती है, निकलती है। अगर आपने एक आइडियल मैग्नेट देखा होगा तो ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाती है और इससे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है, सही है। तो ये कौन सा वाला पोल बना रहा है, नॉर्थ पोल। मतलब इससे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, बाहर की तरफ। मतलब इसके सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही होगी, बाहर की तरफ आ रही होगी, और वो बाहर की तरफ आके घूम के वापस जाएंगे पीछे से अंदर की तरफ। समझ में आया क्या बोला मैंने, कि अगर ये आपका
इसमें अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज करंट देता तो यहाँ से मैग्नेटिक बाहर आती और ऐसे घूम के कहाँ जाती, फिर पीछे से अंदर जाती। ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसी का जस्ट अपोजिट बनाया जाए कि आपके पास फिर से एक लूप है, ठीक है, और इस बार मैं करंट को कर दूं क्या, क्लॉकवाइज। इस बार जो आई है आपका क्या है, वो क्लॉकवाइज करंट है। ठीक है, क्लॉकवाइज करंट। तो इस बार क्या बनेगा बताने जरा, इस बार एस बनेगा। अब एस मतलब हो गया कौन सा पोल है, साउथ पोल। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाहर आएगी अंदर को जाएगी। हाँ, इस बार मैग्नेटिक फील्ड बाहर को नहीं आने वाली, इस बार मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। बट ये तो हमको पता चल गया क्लॉक रूल, लेकिन इसके साथ इसको हम यहाँ पे जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी एक रूल है, वो भी मैं आपको साथ के साथ ही बता देता हूँ। देखो, अगर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होती है तो मैं इस एरो से बता सकता हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड होगी कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ। सही है, सबको समझ में आ जाएगा। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगी तो किससे जस्टिफाई करेंगे, ऐसे। सही है। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ होगी तो कैसे जस्टिफाई करेंगे, ऐसे। इसके अलावा कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट की तरफ होगी तो कैसे जस्टिफाई करेंगे, ऐसे। कौन सी दो डायरेक्शन बच गई, फ्रंट और बैक। लेकिन 3D में फ्रंट और बैक एरो बनना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फ्रंट एरो का मतलब ये हो गया। ठीक है, सॉरी, 2D में बनाना पॉसिबल नहीं है। अब मेरे को ऐसे एरो बनाना है, 2D में फ्रंट कैसे बनाऊं, नहीं बन सकता। तो इसी के लिए फिर से दो रूल आते हैं, एक आता है क्रॉस, एक आता है डॉट। एक क्या आता है, क्रॉस, एक आता है डॉट। क्रॉस का मतलब होता है अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं हम इनटू दी पेपर, क्या बोलते हैं इसको हम, और इसका मतलब होता है आउट ऑफ दी पेपर, क्या बोलते हैं। अब आपको ये समझ में आएगा कि यार ये तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, कैसे याद रखेंगे। तो इसका बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आपको एरो याद रखना है, जो धनुष बाण वाला एरो होता है वो अगर आपको याद है तो आपको ये रूल भी याद है। कैसे, देखो, कोई भी आपने देखा होगा धनुष बाण, इसको मिटो देते हैं पहले हम, किस तरीके का होता है एक बाण, इसी तरीके का होता है। सही है। अब मैं अगर ये एरो को तुम्हारी तरफ मार दूं तो तुम्हें क्या पूरा एरो दिखेगा, नहीं, तुम्हें क्या दिखेगा, इसके सिर्फ टिप, मतलब क्या दिखेगा, सिर्फ एक डॉट। ठीक है। अगर यही एरो आपसे दूर जा रहा होगा, आपने किसी और पे छोड़ा होगा, तो आपको क्या दिखेगा पीछे का, क्रॉस। अब याद आ गया, क्रॉस का मतलब दूर जा रही है, डॉट का मतलब आपकी तरफ आ रही है। अब अगर मैं कोई भी चीज क्रॉस बना रहा हूं ऐसे, तो मेरे लिए दूर जा रही है, मतलब किसके जा रही है, पेपर के अंदर, तो इनटू द पेपर हो गया। और अगर डॉट बना रहा हूं तो बाहर आ रही है, आउट ऑफ द पेपर। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो क्रॉस किसको जस्टिफाई करता है, अंदर की तरफ को, और डॉट किसको जस्टिफाई करता है, बाहर की तरफ। तो सबसे पहले मैंने ये सीखा कि क्लॉक रूल के बारे में। क्लॉक रूल क्या बोलता था कि अगर किसी भी वायर में कैसा करंट हो, एंटी क्लॉकवाइज करंट हो, तो उसमें कैसा बनाता है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आती है, बाहर की तरफ। इससे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी। तो मेरे को एक बात बताओ, इसमें क्रॉस बनेगा या डॉट बनेगा, बताओ। डॉट बनेगा इसमें, क्योंकि तुम्हारी तरफ आ रही है ना, तो तुम्हें डॉट दिखेगी। तो इसके सेंटर में क्या बनाएंगे हम, डॉट बना देंगे। ठीक है, आप वो मिसमैच हो रहा है, आइडियली ऐसे नहीं बनाते। अगर इसी को मेरे को मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में बनाना हो तो मैं ऐसा बनाऊंगा कि ये सर्कल है, इसमें क्या करंट हो गया, आई इधर एंटी क्लॉकवाइज करंट हो गया, और इसके बीच में क्या बना दूंगा मैं, एक डॉट। तो इससे मेरे को साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो वायर है, इसके सेंटर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। मेरे को एन लिखने की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही इसमें साउथ में करंट जा रहा है, मतलब सॉरी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो क्या बन रहा है, साउथ पोल। साउथ पोल के अंदर की तरफ जाती है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक इस तरह बनाऊंगा, इस तरह बनाऊंगा, और क्या बना दूंगा यहाँ पे क्रॉस। तो क्रॉस का जस्टिफाई कर रहा है कि कहाँ पे है, इसका मतलब क्या था, आउट ऑफ दी पेपर, आपकी तरफ आ रही है, और यह क्या हो जाएगा, इनटू दी पेपर। तो क्या ये दो रूल आपको समझ में आए, क्लॉक रूल समझ में आ गया। क्लॉक रूल हमें हेल्प करता है क्या करने में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में, किसके लिए, एक सर्कल लूप के लिए। और डॉट और क्रॉस किस में हेल्प करता है, 3D को बनाने में, किसको, 2D पेज में 3D मैग्नेटिक फील्ड बनाने को। सही है, क्या इसको रेज कर दें या लिख रहे हो अभी। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इस लूप में जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी आपके हिसाब से, इनटू या आउट, इनटू दी। कौन सा पोल बन रहा है ये, और एस मतलब अंदर की तरफ। साउथ पोल एक्सेप्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या बनेगा यहाँ पे, इनटू दी पेपर को किससे जस्टिफाई करते हैं, क्रॉस। तो क्या बनेगा बीच में, क्रॉस। साफ साफ पता चल रहा है
कि इस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, इनवर्ड्स होगी। कहाँ होगी, इनवर्ड्स। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, पीछे से घूम के फिर बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। इसी चीज को ना आप एक और तरीके से बता सकते थे, जो राइट हैंड थंब रूल होता है। कौन सा रूल होता है, उसको बस उल्टा कर देना होता है। आपने 10th में राइट हैंड थंब रूल में क्या पढ़ा था कि अंगूठा किस डायरेक्शन में करो, करंट, तो 4 उंगली क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड। इसको उल्टा कर दो, जैसे 4 उंगली किसका है, करंट, अंगूठा किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन जैसे ही आप रूल उल्टा करोगे तो ध्यान रखना ये लगेगा किसके लिए, फिर एक क्लोज कॉइल के लिए। किसके लिए लगेगा, क्लोज कॉइल। अब इसमें लगा के बताता हूं, 4 उंगली किसकी तरफ करूं, करंट, क्या है करंट, ऐसे करंट है, अंगूठा कहां जा रहा है, तो रूल को उल्टा कर दिया किसके लिए, सर्कुलर के लिए। अगर करंट ऐसे होता तो ये कहां था, अंगूठा बाहर का। तो आप क्लॉक रूल के अलावा राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकते हो, बस उल्टा कर देना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे इसके सेंटर पे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। सही है, ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अभी तक केवल मैंने एक ही रूल पढ़ा है। कौन सा रूल, बायट-सैवर्ट लॉ। उसके अलावा तो इस चैप्टर में अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम, बायट-सैवर्ट लॉ का। तो हम लिखेंगे यूजिंग बायट-सैवर्ट लॉ। क्या बोलता था, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। जब मैं इस लॉ को देखता हूं तो मेरे को यह पता चलता है कि इसने कभी भी पूरी वायर की मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताई थी, इसने सिर्फ बताया था डीएल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस पूरी वायर की तो मैं निकाल नहीं सकता सर, मैं किसकी निकाल सकता हूं, केवल बस डीएल की। और डीएल क्या होता है, छोटी सी लेंथ। तो इस पूरी वायर की नहीं निकाल सकते हम, छोटी सी लेंथ ही निकाल सकते हैं। तो हम छोटी सी लेंथ ले लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, डीएल। ऐसे ही माना था ना, ये पूरी वायर का छोटा सा लेंथ डीएल। और जिस पॉइंट पे निकालनी है उस पॉइंट पे ने क्या बनाया था, एक डिस्टेंस, जिसको हमने क्या बोला था। तो इस छोटी सी लेंथ की वजह से मुझे इस सेंटर पे निकालनी है, तो यहाँ पे क्या बनाऊंगा मैं, एक डिस्टेंस आर। सही है, और डीएल और आर के बीच में एंगल था जिसको हम थीटा बोलते थे। ये डीएल है और ये आर है, इसके बीच में एक एंगल बनेगा और यहाँ पे वो थीटा कितना आएगा, 90 के अलावा। साफ साफ दिख रहा है, तो दिख रहा है 90 के अलावा। मतलब यहाँ पे जो ये थीटा होगा वो कितना हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। तो हेयर अगर आपने ये डीएल कहीं और भी बनाया होता, मान लो यहाँ नहीं बनाया होता आपने यहाँ, तब भी वो 90 आता, यहाँ भी 90 आता। तो हेयर थीटा कितना होगा बताओ, 90 डिग्री। तो डीबी कितना आ जाएगा बताने जरा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन में आर का। साइन 90 कितना होता है, 1। तो फॉर्मूला चेंज होकर क्या आ जाएगा, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर का स्क्वायर। तो अभी भी मेरे छोटी सी लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस सेंटर पे, कितनी, इतनी आ गई। ठीक है, लेकिन मेरे को चाहिए किसकी, पूरी वायर की। अभी किसकी निकाली, केवल छोटी सी लेंथ की। तो अगर मेरे को पूरी वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकली तो इस डीएल को बढ़ाना पड़ेगा। और डीएल को बढ़ाते बढ़ाते कितना बड़ा ले जाना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच जाए, ये वाला पॉइंट पूरा यहाँ पहुंच जाए, मतलब पूरा सर्कल ही हो जाए। पूरे सर्कल को क्या बोलते हैं हम, 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस। लेकिन ये जो फॉर्म है ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म में है। तो इसको अगर बड़ा करना हो तो क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन। जस्ट उल्टा, डिफरेंशिएट का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो अगर मेरे को पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेटेड, क्या करेंगे हम, तो यहां भी करेंगे डीबी को इंटीग्रेशन, और यहां करेंगे हम किसको, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर पार्टीशन। कहां से स्टार्ट होगा ये पॉइंट, जीरो से स्टार्ट करना और पूरा घुमा देना है। कितना है पूरा, 2 पाई आर है पूरा का पूरा। सही है, सही है, इतना सही है, पूरे समझ में आ रहा है। तो बताओ इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएट करेगा, क्या आ जाएगा, बी। म्यू नॉट का इंटीग्रेशन नहीं होना, 4 पाई का नहीं होना, आई का नहीं होना, आर स्क्वायर का नहीं होना, किसका होना है, केवल बस डीएल का, 0 से 2 पाई आर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बी क्या जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर का स्क्वायर, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चले जाएगा, बचेगा का केवल एल बच जाएगा, 0 से 2 पाई आर, ए बच जाएगा। अब एल की जगह एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो बी की वैल्यू आएगी आपके पास म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर का स्क्वायर 2 पाई आर माइनस का 0। तो बी आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर का स्क्वायर इंटू में 2 पाई आर। और आप साफ साफ देखोगे कि पाई से पाई कट रहा है, 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, आर से आर कट रहा है।
तो आपके पास जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ पे, सेंटर पे। एक लास्ट टॉपिक आज हम और करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। थोड़ी सी बड़ी डेरिवेशन है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और काइंड ऑफ सिलेबस में ये है भी नहीं, लेकिन इसका रिजल्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स में भी काम आता है और आगे डेरिवेशंस में भी काम आता है। तो हमको ये करनी पड़ेगी और समझ समझ के करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक वायर है, ठीक है, इन्फिनिट नहीं है फिलहाल, फाइनाइट है। ठीक है, एक वायर है और इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली चीज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए इस वायर में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए। अब फिर से अगर इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हमको एक ही रूल आता है, कौन सा, बायट-सैवर्ट लॉ। उसने बोला पूरी वायर का आप निकाल ही नहीं सकते, आप किसका निकाल सकते हो, छोटी सी लेंथ का। तो छोटी सी लेंथ हम कुछ मान लेते हैं जिसको क्या मानेंगे हम, dl, और यहाँ से एक डिस्टेंस बनेंगे क्या, r, और इसके बीच में एंगल बनेगा क्या, थीटा। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है बताओ, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा बाय r का स्क्वायर। ये बात समझ में आई, इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान सुनो कि आप ये भी तो बोल सकते हो अगर मेरे को पूरी वायर की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो जैसा पिछली डेरिवेशन मैंने किया, पिछली डेरिवेशन कौन सी, सर्कुलर वाली, उसमें मैंने इंटीग्रेट कर दिया और पूरी वायर की मेरे पे क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ भी कर सकते थे, पूरी वायर का इंटीग्रेट कर दो, आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन वो चीज़ वहाँ हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि थीटा अलग आ जाएगा। इसमें आप डीएल कहीं भी ले लो ना, हर जगह डीएल कितना बनेगा, 90 ही बनाने वाला है। आपने 10th क्लास में सर्कल चैप्टर में पढ़ा होगा कि सर्कल का कोई भी टेंजेंट से रेडियस पे बनाओ तो कितना डिग्री बनता है, वो 90 डिग्री। यहाँ पे ऐसा होगा नहीं, जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो थीटा चेंज होता जाएगा और हर बार थीटा क्या आएगा, तुम खुद देख रहे हो, यहाँ लगे, यहाँ 90 हो गया, फिर ऑप्ट्यूस ऑप्ट्यूस ऑप्ट्यूस। तो थीटा एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है नहीं, नहीं है ना। तो जब तक ये कॉन्स्टेंट नहीं है तो आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते इंटीग्रेशन की। जैसे मैं इंटीग्रेशन डालूंगा तो मैं लिखूंगा ना IDL साइन थीटा बाय r का स्क्वायर और म्यू नॉट बाई 4 पाई, ऐसे ही होगा। आपने यही पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, करंट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डीएल तो है ही नहीं, डीएल तो बढ़ेगा, पूरी लेंथ लेंगे। साइन थीटा कांस्टेंट नहीं है तो अंदर ही रहेगा, और जो आर है वो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा हर पॉइंट का, ये भी बाहर नहीं आ सकता। तो ये तो प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम कौन कौन दे रहे हैं बताने जरा, डीएल साइन थीटा और यही 3 प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो जब तक इस पूरे फॉर्मूले में डीएल साइन थीटा और आर स्क्वायर है तब तक मैं इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, इसको हटाना। जैसे अगर मैं डीएल साइन थीटा आर स्क्वायर को हटा दूंगा तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर मैं भी इंटीग्रेशन कर पाऊं। तो पहला स्टेप क्या है पता चल गया आपको, क्या करना है हमको, पहला स्टेप सबको हटाना है। किसको, डीएल को, साइन थीटा को, आर स्क्वायर को। कैसे हटाना है, मैथ्स का इस्तेमाल करके। अब फिजिक्स में आ जाएगी प्रॉपर मैथ्स। ठीक है, यहाँ के बाद मैं इसमें 3 लाइन खींच दे रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले ये और ये। अब पता नहीं मेरे पे स्पेस बचेगा भी कि नहीं बचने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे किसके लिए, 4 साइन थीटा, साइन थीटा के लिए सॉल्व कर देंगे हम। यहाँ पे किसके लिए कर लेंगे हम, 4 आर स्क्वायर के लिए कर देंगे हम। यहाँ पे किसके लिए कर देंगे, 4 डीएल के लिए कर देंगे। ठीक है, अब पेपर में आपको ऐसा करना नहीं है, और पेपर में ये डेरिवेशन आती भी नहीं है, बोर्ड में है नहीं इसलिए उसमें ये, लेकिन आपके क्लास के टेस्ट में आ सकती है, टीचर डाल देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ऐसे मत बनाना है, नीचे एक के लिए कर देना, फिर दूसरे के लिए कर देना, फिर तीसरे के लिए कर देना। मैं साथ के साथ चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आए। ठीक है, हमारे पास अब बेसिक डायग्राम ये था। ठीक है, ये जो चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसी को मैं बाय कंस्ट्रक्शन ऐसे भी तो बना सकता हूँ, ये कनेक्ट कर दिया तो ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, बन गया कि नहीं बन गया। और ये स्ट्रेट वाइड से ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ए ले लेते हैं। सही है, सही है ना। और ये जो पॉइंट है इसकी स्टार्टिंग से इस लेंथ को हम एल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एल ले लेते हैं। तो मैंने डायग्राम को चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया, मतलब ए कर दिया, एल बना दिया, और यहाँ पे 90 डिग्री कर दिया। अब से फायदा क्या होगा ये देखते हैं। पहले इस ट्रायंगल को ना नाम दे देते हैं हम कुछ,
या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ ट्रायंगल बना दूंगा। अगर मैं केवल ये ट्रायंगल बनाऊँ, ये ट्रायंगल कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। जिसमें ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा, ये एंगल कितना होगा, अच्छा ये एंगल मैंने बनाया नहीं, ये एंगल यहाँ पर बना लेते हैं कितना, फाइव, कितना बना लेते हैं, तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, फाइव। ये साइड कितनी होगी, ए, ये साइड कितनी है, आर, और ये साइड कितनी है, एल। क्या ये बात समझ में आई सबको, ठीक है। एक बार इसको मिटो के मैं एक बार बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ तो मे भी आपको ज़्यादा समझ में आए कि इनिशियली जो वायर थी वो ऐसे थी, आपने ये लिया था डीएल, और ये था आपके पास क्या, आर, और ये क्या था आपके पास, थीटा। ये तो इनिशियली गिवन था ना, इस बारे में कुछ करंट था, तो मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन क्या की थी, मैंने इसको परपेंडिकुलर ट्रायंगल बनाने के लिए यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करके ए बना दिया था, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैंने क्या बोल दिया था, एल हो गया, और ये तो थीटा था, इसको क्या बोल दिया था मैंने, फाइव, ताकि एक मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए। राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों चाहिए, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगते हैं। तो एक बार राइट एंगल ट्रायंगल लग गया तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लगा सकता हूँ। अब यही ट्रायंगल मैंने यहाँ बनाया, इसको मैं नाम दे सकता हूँ क्योंकि अब बड़ा ट्रायंगल हो गया, तो उसका नाम दे देता हूँ ए ओ सी। क्या नाम दे दिया मैंने, तो कौन सा वाला ट्रायंगल बनाया मैंने यहाँ पे बताने जरा, ए ओ और सी, ठीक है। तो मैं बोलूँगा इन ट्रायंगल ए ओ सी, अगर मैं तीनों एंगल को प्लस करूँ तो कितना आएगा बताना जरा, थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव प्लस 90 इक्वल टू क्या आएगा। अब ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, क्यों है ये, इतना तो पड़ा होगा, सम एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, 180 माइनस का 90 माइनस का 5, तो थीटा क्या आएगा 180, सॉरी 180 से 90 चले जाएगा तो क्या जाएगा, सही है। अगर मैं साइन थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, साइन 90 माइनस 5, और इतना मेरे ख्याल से आपने 10th में पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। 90 डिग्री पे फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन है तो कॉस हो जाता है, कॉस है तो साइन हो जाता है, तो कुल मिला के ये क्या जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 5। तो जहां भी साइन थीटा उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने, साइन थीटा हटा दिया, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा अब, सही है। अगर चलते हम आर स्क्वायर, क्या लेते हैं, फिर से हम ट्रायंगल बनाएंगे यही वाला, कौन कौन सा, ए ओ सी वाला। ये एंगल कितना है 5, ये कितना एंगल है थीटा, और ये कितना है 90, सही है। ये डिस्टेंस कितना है, ए है, ये कितना है आर है, और ये कितना है एल है, ठीक है। अब इस पूरे ट्रायंगल में मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कॉस का, किसका, यूजिंग कॉस 5। कॉस के साथ कोई भी एंगल हो फॉर्मूला सेम ही रहता है, क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये रहेगा। अब आप बोलोगे कॉस का ही क्यों लगाया, क्योंकि जैसे ही मैं कॉस लूंगा तो कॉस के लिए बेस हो जाएगा ए और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आर, आर आ जाएगा, तो आर की जगह मैं क्या लिख पाऊंगा, फिर कुछ और लिख पाऊंगा। तो जैसे ही मैंने ये लगाया तो कॉस 5, बेस की जगह क्या है बताओ, ए, और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या गया आर, तो आर इधर जाएगा तो क्या जाएगा, आर अपॉन में ए कॉस 5, और 1 बाय कॉस 5 क्या होता है, सेक 5। अब ये भी आपने 10th पढ़ा होगा, कॉस सेक का उल्टा होता है। तो आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक सेक 5। एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तीसरी प्रॉब्लम किसकी है, किसकी बची है, डीएल की। तो फिर से मैं यही ट्रायंगल बनाऊंगा, ये क्या आपके पास थीटा, ये कितना है 5, ये कितना है 90, ठीक है। ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है। ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया आपके पास आर, ये कितना हो गया, सही है। इस बार मैं लगा देता हूँ tan phi, क्या लगा देता हूँ, क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इस बार आप बोलोगे 10 क्यों लगा रहे, क्योंकि मुझे एल चाहिए, एल परपेंडिकुलर है कि नहीं, परपेंडिकुलर है, चाहिए। अब आप बोलोगे साइन भी तो लगा सकते थे, अगर मैं साइन लगाता तो आता परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो उसमें आर आ जाता, और आर मैं खुद हटाना ही चाह रहा हूँ, तो आर मैं खुद लेके आऊंगा तो मेरे लिए और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ना। इससे अच्छा मैं 10 लगाऊंगा तो एल बाई ए आएगा, और ए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हाँ ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ मैं लिखूंगा तो tan phi क्या आएगा मेरे पास बताओ, परपेंडिकुलर क्या आएगा एल, और बेस क्या आएगा मेरे पास ए, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी ए tan phi, मतलब जहाँ भी एल है उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं ए tan phi। बट द प्रॉब्लम इज मुझे एल की वैल्यू नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए थी डीएल की वैल्यू, और मेरे पे क्या है अभी एल है। तो एल से डीएल कैसे बनेगा, डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो क्या करेंगे हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग इट, तो जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू फाई,
फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे कि जैसे जैसे फाई चेंज होगा वैसे वैसे एल भी चेंज होता जाएगा। तो करेंगे डी एल बाई डी फाई, तो यहाँ भी क्या आएगा डी बाई डी फाई ऑफ ए टेन फाई। डिफरेंशिएट सबको आता है ना, डी बाई डी फाई इधर लिखा, एल तो ऑलरेडी था, डी बाई डी फाई इधर भी लिख दिया। अब डी बाई डी फाई ऐसे ही रहेगा और यहाँ क्या आएगा डी बाई डी फाई, ए तो होगा नहीं, टेन फाई का होता है सेक स्क्वायर फाई, फॉर्मूला है याद करना पड़ेगा। 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर। तो डीएल की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, तो ये डीएल की वैल्यू मिल गई। तो अब जाके मैंने पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि मेरे पास जो जो तीन वैल्यू प्रॉब्लम दे रही थी वो तीनों की मेरे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो आपका बायट सर्वट ला था अब ये चेंज होकर क्या आ जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, आई की जगह आई ही आएगा, डीएल की जगह क्या आएगा बताना जरा, हाँ ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, उसके बाद साइन थीटा की जगह क्या आएगा कॉस फाई, और आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा ये है आर, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो आर स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, तो नीचे आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी यहाँ पर दिख रहा है तो एक ए से एक ए जा रहा है, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई भी जा रहा है, तो आपको क्या मिल जाएगा कुल मिला के डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, ए तो चले ही गया, सेक स्क्वायर फाई भी चले गया, क्या बचा ऊपर कॉस फाई डी फाई, और नीचे क्या बच गया एक ए बच गया, बस यही तो बचा ना खाली, और तो कुछ नहीं बचा। तो कुल मिला के आपके पास ये फॉर्मूला आ गया फिलहाल। अब इसको लिख लो पहले फिर आगे चलते हैं। देखो आपके पास अब जाके जो एक्सप्रेशन आया वो आपके पास आया है डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई कॉस फाई डी फाई अपॉन में ए। अब तो इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, क्योंकि अब तो ये फाई पे डिपेंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। इस डायग्राम को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं नया डायग्राम बनाऊंगा और आपको भी नया ही डायग्राम बनाना पड़ेगा उसके लिए। कि अब मिला के कुल मिला के हमारी सिचुएशन ये हो गई है कि जो डीएल था उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि डीएल तो है ही नहीं सिचुएशन में। कुल मिला के ए आएगा एक पॉइंट ए, याद है आपको, और यहाँ पे एक पॉइंट था पी जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, और यहाँ से एक एंगल बना था क्या फाई, फाई इसमें है इसलिए यहाँ बनाया है, ए इसमें है इसलिए इसमें बनाया है, बाकी म्यू नॉट आई इसमें करंट हो गया। ठीक है, सही है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब मुझे पूरी वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मेरे को एक बात बताओ कि इसमें जो फाई है ये चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और चेंज होते होते कहाँ तक जाएगा ये ऊपर तक, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो एक यहाँ तक कवर होगा जिसको मैं बोल देता हूँ फाई वन, क्या बोल देता हूँ मैं, पी पॉइंट से कितना हो जाएगा ये फाई वन, और एक कहाँ तक जाएगा ऊपर तक, जो कि कितना हो जाएगा फाई टू। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। इसी पॉइंट से मैंने पूरा नीचे कवर करना है, इसी पॉइंट से पूरा ऊपर भी कवर करना है, ताकि मेरी पूरी वायर की मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ इंटीग्रेट, तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, यहाँ इंटीग्रेशन क्या आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई कॉस फाई डी फाई बाई ए, ये आएगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल क्या बचेगा बी, यहाँ क्या बच जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, आई भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ए भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा केवल बस कॉस फाई डी फाई का, कहाँ से कहाँ तक फाई वन से फाई टू तक, कहाँ से कहाँ तक फाई वन से फाई टू तक। सही है, इतनी सही है। अब यहाँ पे ध्यान समझना कि जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो आपको पता है लिमिट्स पुट होती हैं, और लिमिट्स क्या होती है कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यही आएगा। तो कुल मिला के इसके नीचे क्या जाएगा कॉस फाई 2 माइनस कॉस फाई 1। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये एक प्रॉब्लमेटिक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि मान लो अगर दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये भी 60 डिग्री ये भी 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू भी क्या आएगी 1/2, इधर भी क्या आएगी 1/2, 1/2 माइनस 1/2 0, तो वो पूरी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगा 0। बल्कि आप सोच के देखो, क्या मैग्नेटिक फील्ड 0 होनी चाहिए, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ जानी चाहिए थी। इसका मतलब कहीं पे कुछ लॉजिकल फ्लॉ है जिसकी वजह से डेरिवेशन आंसर गलत दे रहा है। तो उसी लॉजिकल फ्लॉ को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, इस फाई वन को, ये जो नीचे लिया था, इसको माइनस का फाई वन ले लेते हैं, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर माइनस आ रहा है, बल्कि क्या आना चाहिए था प्लस। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए जो नीचे वाला एंगल है इसको माइनस फाई वन ले लेते हैं कि भैया ये रेफरेंस पॉइंट से नीचे की तरफ है तो माइनस ले लेंगे,
तो अब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कहाँ से करूँगा, -φ1 से φ2 तक, -φ1 से φ2 तक। तो जैसे ही आप ऐसे करोगे ना तो ये माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a, यही आएगा। cos फाई का क्या आएगा बताना जरा, sin फाई -φ1 से φ2 तक, यही आएगा। और इसको बस सॉल्व करके लिख दो आप, तो b आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a साइन φ2 माइनस साइन फाई माइनस का φ1, और आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ये माइनस आगे ही आ जाता है। b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a क्या आएगा, साइन φ2 प्लस साइन φ1। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया किसके लिए, फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट वायर, पूरी की पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली हमने। ठीक है, हो गया। लेकिन इस डेरिवेशन का नाम क्या था ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अभी हमने किसके निकाली है, फाइनाइट वायर की। बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई ना, ये किसके लिए केवल बस फाइनाइट वायर, मतलब होता है जिस वायर की लेंथ हम नाप सकते हो, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए इन्फिनिट वायर की, किसकी चाहिए, तो इधर वाला मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अगर मेरे पास एक इन्फिनिट वायर होगी तो वो बहुत बड़ी होगी, है ना। अब यहाँ पे मैं बहुत बड़ी वायर तो बना नहीं सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो इतनी बड़ी होगी कि उसका एंड देखते समय मेरे को ऐसे पूरी गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी कि यार इतनी बड़ी वायर, तो मेरा जो गर्दन एंगल बनेगी वो लगभग कितना बराबर हो जाएगा, 90। आप किसी भी बड़ी बिल्डिंग को नापने जाओगे, उसके सामने खड़े होगे तो आप ऐसे करनी नहीं पड़ेगी गर्दन, तो ये 0 है, 0 से कितना उठाना पड़ेगा, पूरा 90 तक। तो जब वायर बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो आपका ये जो एंगल थे ना, ये जो एंगल लिए थे आपने, कौन सा नीचे वाला क्या लिया था हमने, -φ1, ऊपर वाले क्या लिया था φ2, ये दोनों ही लगभग कितने हो जाएंगे, 90 के बराबर। किसके बराबर हो जाएंगे, 90 के बराबर, क्योंकि इन्फिनिट वायर होगी, बहुत बड़ी वायर होगी। तो मैं लूंगा फॉर इनफाइनाइट वायर φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू 90 डिग्री, तो b क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a साइन 90 प्लस साइन 90। तो b आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 होता है 2, तो b आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a इंटू में 2 से ये कट जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a। इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है किसकी वजह से, इनफिनिट वायर के से। और यही जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है, उसके अलावा काफ़ी डेरिवेशंस में भी इस्तेमाल होगा आगे जाके। ठीक है, तो फिलहाल का टास्क यहीं तक था और यहीं तक हमने कर लिया है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त।